नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में संविधान के भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसकी चर्चा की गई है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बातें की गई है 1 से 4 तक में। सबसे पहले अनुच्छेद 1 को हम देखेंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब समझ लीजिए, भारत जो है राज्यों का संघ है। दो कंसेप्ट आता है, एक राज्यों का जो है समूह होता है, एक राज्यों का संघ होता है। सबसे पहले राज्यों का समूह अगर देखते हैं तो राज्यों के बीच समझौते का एक परिणाम होता है, जैसे कि एक संघ हो, कई राज्यों का समूह हो और एक समझौता कर ले और आपस में विलय होने के लिए। जैसे कि अमेरिका में जितने भी राज्य हैं वो आपस में एक प्रकार से समझौता किए हैं। इसके उपरांत ही वो एक संघ का स्वरूप धारण किए हैं। तो वो कभी भी अगर चाहे तो उस संधि से अलग हो सकते हैं, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो राज्य सम्मिलित हुए हैं उनमें किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ। जब एक किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ तो वे किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग नहीं हो सकते। उनके बीच समझौते का कोई परिणाम नहीं है। राज्य अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत में है, भारतीय क्षेत्र का 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो भारत का समस्त क्षेत्र है, भूभाग है, उसको 3 प्रकार के क्षेत्रों में हम वर्गीकृत किया गया है संविधान में। पहला है संघ क्षेत्र, दूसरा है राज्य क्षेत्र, तीसरा है वह क्षेत्र जिसे भारत ने अधिग्रहण किया है। इसका देख लेते हैं अर्थ क्या है। संघ क्षेत्र, संघ क्षेत्र का मतलब है जो भारत का केंद्रीय सत्ता है उसका जो है जो क्षेत्र एरिया है वो क्या है, उसको हम संघ क्षेत्र का दर्जा देते हैं। दूसरा है राज्य क्षेत्र, जो राज्य होते हैं भारत में कई राज्य हैं तो उनका क्या एरिया है तो उसका अध्ययन करेंगे, संघ हो गया राज्य क्षेत्र। तीसरा है वह क्षेत्र जिसे भारत ने अधिग्रहण किया। जैसे कि 3 तरह से अगर हम देख सकते हैं, सत्ता हस्तांतरण। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एरिया है उसमें कोई सरकार कार्य कर रही है, वो चाहे तो अगर दूसरे देश को देना चाहे तो सत्ता हस्तांतरण करके दे सकती है, तो वो जो उस पर जो है पूरे भारत का अधिकार हो जाएगा। दूसरा है संधि द्वारा, 2 राज्य हैं वो अलग होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हैदराबाद है, जब वो देसी रियासत था तो उसपे जो है उसका व्यक्तिगत रूप से अधिकार था, वहां के राजा थे, तो वे जो है अगर संधि कर लेते भारत के साथ तो संधि के उपरांत भारत का पूरा अधिकार हैदराबाद पे हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है पहले भारत संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, किंतु एक विलय पत्र पर जब वो साइन किया, समझौता कर लिया, तो इसके उपरांत जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो भारत संघ में गिना जाने लगा। तीसरा है युद्ध में विजय। युद्ध में विजय का एक उदाहरण मानते हैं, जब हमारा देसी रियासत था 549, इसके उपरांत 549 के अलावा 3 राज्य जो थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जो था जम्मू कश्मीर। हैदराबाद वाला एरिया जो था ये पूरी तरह भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता था, तो इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया गया। तो यह एक युद्ध का जिस स्वरूप दिख सकता है। आगे जो है उपहार द्वारा, जैसे कि कोई एरिया है उसमें जो है किसी दूसरे देश का राज्य है, तो यदि वो उपहार स्वरूप अपना राज्य देना चाहे तो वह देकर जो है भारत संघ में मिला सकता है। तो 3 तरह से जो है पूरे अपने अधिकार को दिखाता है, अधिग्रहण को। आगे देखते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है संसद को शक्ति जो दी गई है क्या,
नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश और दूसरा है नए राज्यों का गठन। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश। जो क्षेत्र भारत के अंदर नहीं है वो अगर भारत के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, भारत के लोगों को, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको अपनाना चाहते हैं, तो वे यहाँ के सरकार से जो है एक प्रकार से संधि करके यहाँ नए राज्यों का अपने यहाँ जो है प्रवेश कर सकते हैं। अगला है नए राज्यों का गठन। जब सिक्किम एक ऐसा राज्य था जो स्वतंत्रता के बाद काफी 1975 तक, लगभग 1975 तक वो जो है भारत संघ से अलग रहा, तो वहां जो है एक जनमत संग्रह कराया गया और वहां के लोगों ने यह मत दिया कि हम जो है भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। किंतु भारत में सम्मिलित होने के लिए यह शर्त है कि यह सिर्फ पावर जो है भारत के संसद को है। भारत के संसद ही नए राज्यों का गठन कर सकता है। ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। आगे आर्टिकल 3 है, इसमें क्या कहा गया? संसद को शक्ति है नए राज्यों का निर्माण करने में। अब नए राज्यों का आर्टिकल 3 में जो निर्माण करने की बात किया गया है वो कहा गया है 2 नए राज्यों से एक नए राज्य का निर्माण। मतलब कि जैसे कि अगर उदाहरण ले 2014 में हैदराबाद का ले सकते हैं और उसके नीचे थोड़ा और एक राज्य है जैसे कि उसका नाम है तमिलनाडु। ठीक, जो हैदराबाद है, हैदराबाद में जो है एक नए भूभाग का निर्माण करके कुछ एरिया को काट करके उसका एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम तेलंगाना राज्य कहा गया, तेलंगाना राज्य। तो नए राज्य का निर्माण कर दिया, 2 नए राज्यों से तेलंगाना का निर्माण कर दिया गया। इसका उदाहरण यह है। अगला है राज्यों के सीमा में परिवर्तन। जो राज्य है उसके सीमा में संसद जो है परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि अगर कोई राज्य है जैसे कि यूपी मान लीजिए, अगर इसके सीमा में परिवर्तन करना, जैसे कि उत्तराखंड था पहले और यूपी पूरा एक संयुक्त रूप से था, किंतु इसको अलग करके उसके यूपी के सीमा को जो है अलग कर दिया गया, उसको कम कर दिया गया। तो ये हम देख सकते हैं। दूसरा है उदाहरण इसका राज्यों की सीमा में परिवर्तन। तीसरा है राज्यों के नाम में परिवर्तन। संसद को यह अधिकार है कि जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो यूपी है हमारा, उसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत था नाम, उसको बदल कर यूपी कर दिया गया। जो उड़ीसा था, उड़ीसा, उसका नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया 2011 में ओडिशा कर दिया गया। इस तरह से जो हमारे संसद है नए राज्यों का नाम में परिवर्तन कर सकती है। इसका मेन कंसेप्ट जो है ये तीनों भाग, आर्टिकल 3 के 2 नए राज्यों से एक नए राज्य का गठन और राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। इसको देख लेते हैं कैसे होता है। जो सबसे पहले एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह जो प्रस्ताव होता है सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिया जाता है कि हम इसके राज्य, क्षेत्र या फिर नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। जब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति एक कार्य करेगा, यह जो प्रस्ताव होगा इसको जो है उस राज्य से संबंधित जो है सरकार को सेंड कर देगा। अब राज्य का जो सरकार है वो अपने अनुसार निर्णय देगा कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी निर्णय हो उसका, या वह स्वीकार करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, निर्णय देने के बाद, राज्य सरकार के निर्णय के बाद राष्ट्रपति जो है उसके इस निर्णय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस उपरांत जो है इसको फिर प्रस्तुत कर दिया जाता है संसद में और संसद से पारित होने के बाद इसके नाम में या फिर सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है। आगे आर्टिकल 4 देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का विषय
साधारण बहुमत से संबंधित। आर्टिकल 2 नए राज्यों का गठन, जो कि भारत क्षेत्र का नहीं है, किसी बाहरी देश का है, उसका, जैसे कि एक उदाहरण ए वाला है, दूसरे अनुच्छेद का लेते हैं उदाहरण। जैसे कि जो हमारा देश इंडिया है, इंडिया ने चाइना का कुछ प्रांत जो है अधिकृत कर लिया, तो उस एरिया में जो राज्यों का प्रवेश होगा वो आर्टिकल 2 की तरफ किया जाएगा, जो क्षेत्र बनाया जाएगा। तो यही कह रहा अनुच्छेद 2 का जो है नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 3 का विषय जो है साधारण बहुमत से होगा, जो ये तीनों है, ये तीनों साधारण बहुमत से संसद में प्रस्तुत होगा। साधारण बहुमत का सीधा सा मतलब है 50% प्लस 1, जितने लोग वहां उपस्थित रहेंगे उसका 50% प्लस 1, 51 हो जाएगा। तो आगे कहा गया, इसमें एक और कहा गया, अनुच्छेद 2 का विषय संविधान संशोधन से नहीं माना जाएगा। जो नया राज्य है, जो भारत के एरिया का नहीं, उसको जब हम भारत में संघ में प्रवेश करेंगे तो संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ साधारण बहुमत का विषय माना जाएगा। तो हम पहले इस वीडियो में देख चुके हैं संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि भाग 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। ये है आर्टिकल 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है संसद को शक्ति है नए राज्यों के गठन का। आर्टिकल 3 है संसद को शक्ति है नए राज्यों के निर्माण में, जिसमें कहा गया 2 नए राज्यों से नए राज्य का निर्माण और राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 का विषय जो है साधारण बहुमत से संबंधित है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।